रज़ा साहब, ये सरप्राइज़ किया इस खबर ने आपको कि महमूद अहमदीनेजाद जो कि एक बहुत ही हार्ड लाइनर तस्वुर होते थे, सबसे ज़्यादा उनकी एंटी इसराइली एंटी अमेरिकन रेटरिक रहा करती थी, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है कि ही वाज़ एक्चुअली अ मोल और जो मोसाद है उन्होंने उनको रिक्रूट कर लिया था, मोसाद के हेड से मुलाकात भी हो गई थी और ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन का जो फेस था वो अहमदीनेजाद ने बनना था। डू यू ट्रस्ट दिस पीस पब्लिश्ड इन एनवाईटी? देखिए, ये पहले भी आपने जो जिक्र किया, ये पहले भी चंद हफ्ते पहले भी, बल्कि कुछ महीने हो गए अब तो, उसमें ये कहा गया कि ये अहमदीनेजाद इनको तैयार किया जा रहा था एज एक मुतबादिल लीडर के तौर पर। और अब ये इसकी एक सीक्वल मजीद तफसीलात सामने आई हैं। ये इसके ऊपर एतबार करना मुश्किल है मुजम्मिल। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में हमने अगर माजी का जायजा लें, अभी तो कुछ उन्होंने पोजीशन बदली है अपनी हल्की फुल्की पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन अमूमी तौर पर उनके सोर्सेज जो हैं वो इसराइल की तरफ से ही उनको इतलात और इंफॉर्मेशन मिलती रही है। आपको जब याद होगा कि जब गजा में इसराइल ने हमले स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अजीबो गरीब कहानियां छापी थी और उसमें सोर्सेज इजरायली मिलिट्री के लोगों को कोट करके उनसे मालूमात लेके उनको वेरीफाई किए बगैर बड़ी बड़ी खबरें छाप दी थी, जिसके ऊपर भी बहुत शोर गोगा भी हुआ और बाद में हजीमत भी हुई और एक वक्त आया कि न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत कुछ रिट्रैक्ट भी करना पड़ा। लेकिन रज़ा साहब, सॉरी टू कट यू हेयर, लेकिन इतना सरप्राइजिंग इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ये नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर्स ईरान के बहुत ही ज़्यादा एस्टाउंडिंग रहे हैं माजी में। इवन अहमदीनेजाद साहब का अपना स्टेटमेंट था कि जो एंटी मोसाद सेल है ईरान की इंटेलिजेंस में, उसका सरबरा भी मोसाद का एजेंट है। और इसके अलावा जितनी पेनिट्रेशन उन्होंने कर ली ईरानियन सर्कल्स के अंदर, वो भी हमने देख लिया आयतुल्ला की असैसिनेशन से लेकर मुख्तलिफ जो उनके आम अफसरान थे उन तक। तो वाई इज़ दिस नॉट पॉसिबल देन? देखिए, नहीं पॉसिबल तो दुनिया में क्या नहीं होता बकौले शायर, मगर देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि अभी तक अहमदीनेजाद वहीं पर है। अगर ईरानी हुकूमत को भी कुछ ना कुछ तो मालूम होता। फिर आपने देखा कि उन्होंने बहुत सफाई की जब ये पिछले साल के कार्रवाइयों के बाद और अभी जिस तरीके से इसराइल ने मिसाइल्स लेकर बहुत से लोगों को एलिमिनेट किया, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मुहिम ईरानी हुकूमत ने चलाई और ये कहा जाता है कि 200-250 बड़े अहम ओहदों पर फाइज जो लोग थे उनको अलग किया गया। कुछ को तो पब्लिक में फांसियां भी दी गई और कुछ को बड़ी सख्त सजाएं दी गई हैं। तो ये अगर ये साथ में इन्फिल्ट्रेशन हुई थी तो ईरानी गवर्नमेंट ने भी काफी सख्त किस्म की कार्रवाई की है। देखिए, यही वजह है कि अगर इसराइल की पेनिट्रेशन उस हद तक कामयाब होती जिस हद तक दावे किए जाते हैं, तो आज फिर वो ये हुकूमत इस वक्त वहां यहाँ बैठी ना होती, रजीम चेंज हो गई होती। तो बात यह कि रजीम चेंज नहीं हुई और यही उसकी वजह बुनियादी है कि एक हद तक ये पेनिट्रेशन या मोसाद की जो कार्रवाइयां हैं वो कारगर साबित होती हैं। लेकिन बहरहाल इस पे मजीद इंडिपेंडेंट तहकीकात की जरूरत है और ये अब ईरान से ही मालूम पड़ेगा कि ईरानी हुकूमत उस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई करती है। क्या वो मुतमईन है अहमदीनेजाद की हुब्बुल वतनी पर, या अगर उनको भी शक है तो फिर हम देखेंगे कि अगर तो अनकरीब कोई कार्रवाई होती है तो फिर यकीनन इस स्टोरी में कुछ वजन होगा। अगर नहीं होती तो फिर मेरा तो यही कहना है कि ये बहुत सारी एग्जैजरेटेड बात होती। देखिए, ये भी ऑपरेशंस होते हैं मोसाद के कि इस तरह से इस लेवल के ऊपर एक साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद कोई आम लो लेवल या मिड लेवल पॉलिटिशियन नहीं है, वो ईरान के सदर रह चुके हैं। बड़े सीनियर उनका एक स्टैचर है ईरानी सोसाइटी में, सियासत में आज भी। और अगर मोसाद ये दावा करे जी हमने उनको भी हथियार लिया, तो ये भी एक तरह का एक नफ्सियाती हरबा ऑपरेशन होता है कि देखो हम कितने पेनिट्रेट कर चुके हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं इस तरह की रिपोर्टिंग से। वो इस पे कामरान साहब, ऑन द फाइनल नोट, हम क्या अब ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ लेवरेज जो मीडिएटर्स हैं उनका बरकरार रह सकता है, चाहे वो कतर हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो? उसकी वजह यह है कि इसी तरह अगर ये मामला आगे बढ़ते रहे तो हमारी तरह की डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जहाँ पर इन्फ्लेशन का पहले बहुत बड़ा मसला है, अब फ्यूल प्राइसेस पहले भी बहुत हाइक की, फिर कुछ नीचे आई, अब फिर ग्लोबल मार्केट्स में एस्केलेशन आ गई है,
तो बहुत कुछ एट स्टेक है, और हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है 2 मुल्क लड़ रहे हैं, आपस में लड़ने दीजिए। आपको लगता है कि अब भी जो एफ़र्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बरकरार हैं और कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने से दोबारा टेबल पर ये फरीकैन आ सकते हैं? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले वेरी क्विक कमेंट जो अहमदी नयाद के हवाले से, आई थिंक वी शुड टेक दिस स्टोरी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ रज़ा रूमी साहब से कि ये जो मुसाद है या अमरीकी इंटेलिजेंस है या मीडिया है, ये आई थिंक साइकोलॉजिकल गेम भी खेलते हैं, क्योंकि एक इत्तला ये भी है कि इवन जनरल कासिम सुलेमानी जो अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे इराक वॉर के दौरान, वो भी सीक्रेटली जो सेंडकॉम के चीफ थे जनरल पेट्रियस, उनके साथ भी वो मुलाकातें करते रहे। एक बात ये भी की जा रही है कि एन मुमकिन है कि अहमदी नयाद हो सकता है कि मुसाद के चीफ से मिल रहे हों विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ऑन इरानियन इंटेलिजेंस, क्योंकि आपके बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स तो उस हवाले से रहते हैं। और मेरा यह ख्याल है कि अगर वाकई अहमदी नयाद को उन्होंने कल्टिवेट कर लिया था तो कोई भी जो सेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका कवर इस तरीके से वो ब्लो ना करती। मुझे लगता है कि कोशिश शायद उन्होंने की हो लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा जो इसमें बात है मीडिएटर्स की, जहां तक आई थिंक बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आज भी ये कोशिश है और पाकिस्तान अभी भी ये कह रहा है कि बिल्कुल जितने ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं लेकिन हमें तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा और तमाम जो पार्टीज हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करना पड़ेगा। और अगर एक बात तय हो गई थी, MOU हुआ था, उसमें वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, उसमें हॉटलाइंस एस्टेब्लिश हुई हैं, अगर कहीं भी कोई भी इशू है तो उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी अवेलेबल चैनल्स हैं कोशिश की जाए। एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे सिर्फ सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि बेशक ईरान, वो पहले बात आप भी कर रहे थे कि ईरान तो पिछले 50 साल से ये सख्तियां झेल रहा है, लेकिन आई थिंक उनका भी एक लिमिट है, एक थ्रेश होल्ड है। बाकी दुनिया रीजन बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता ये जो इतने अरसे तक ऐसे ही ये एक लिम्बो में ग्लोबल इकोनॉमी रहे, अनसर्टनिटी रहे ना रीजन के ममालिक। तो ये एक ओनली सिल्वर लाइनिंग है कि जो तमाम जो प्रिंसिपल पार्टीज भी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनको अगेन परसुएट करे कि लेट्स गिव डिप्लोमेसी अ चांस। सो आई स्टिल बिलीव कि अगेन कि अमरीकी सदर ट्रंप की भी जो सारी कोशिश है कि वो दोबारा से, उन्होंने कंसेक्टिवली 3 नाइट्स हो गई अटैक्स कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि दोबारा वो करेंगे, कल मजीद करेंगे। आई थिंक पर्पस उसका यही है कि किसी तरीके से ईरान को कन्विंस कर लिया जाए कि उनके हक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कोई थोड़ी सी कंसेशन दे दें। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो बड़ा क्विकली पैंतरा बदल भी लेंगे और दोबारा बातचीत पर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, और जो एंड जो अचीव करना चाहता है अमेरिका या ईरान वो रेजोल्यूशन ही है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, कामरान यूसुफ साहब और आयशा भट्टी साहिबा साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। रज़ा साहब, ये जो हम नेवल ब्लॉकेड का ऐलान सुन चुके हैं आज डोनाल्ड ट्रंप से, अब रिसर्च ये कहती है कि पिछले 26 दिन में ईरान ने जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी मद में $6 अरब से ज़ायद कमाए हैं। तो जब ये जो उनका एक मुआशी गुज़रगाह है, इससे जो एक बहुत बड़ी इनकम उनको मिलती है, ये रिड्यूस होगी, इससे आपको लगता है दोबारा वो प्रेशराइज होंगे? क्योंकि ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं, ब्रेंट क्रूड में 9.1% का इंक्रीज़ हो गया है। ये दोबारा से चीज़ें जो हैं वो स्पायरल डाउन करती जा रही हैं। तो अचीव क्या करना चाहता है इससे अमेरिका या ईरान कह लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए एक लूज़ लूज़ गेम की सिचुएशन दिखाई देती है। देखिए मुजम्मिल, जैसे अभी कहा जा रहा था कि दोनों ही ममालिक एक तवील जंग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और यही वजह है कि MOU के ऊपर जो दस्तखत किए अमेरिका ने, जो कि बज़ाहिर तो उसका टिल्ट ईरान की तरफ ही लगता है कि उसमें ईरान के बहुत से मुतालिबात जो हैं उनको तस्लीम भी किया गया और दर्ज भी किया गया है। और वो यही वजह थी कि सियासी और माशी तौर के ऊपर ये जंग अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ रही थी। और अभी दोबारा से अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है या एस्केलेट होता है तो उसके फिर मुस्मिरात अमरीकी सियासत और मईशत दोनों में पड़ेंगे। अच्छा, यही मामला कुछ ईरान का भी है, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर एक अच्छा खासा जो ताकतवर हल्के हैं वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते, और यही वजह है कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी लेवरेज जो है, अब मैं हुर्मुज़ का सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है उनके पास, कि वो किसी तरह से कमज़ोर हो जाए वो लेवरेज। क्योंकि अभी तो MOU के बाद जो, और यहाँ ये अगले 60 दिनों के अंदर अंदर या उससे भी कम अब तो दिन रह गए, बहुत से पेचीदा मसाइल के ऊपर बातचीत होनी थी और होनी है अभी भी, और बहुत सारे अमूर के ऊपर कोई ना कोई अग्रीमेंट्स होने हैं। अब उसमें बड़े
कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। मसलन एक न्यूक्लियर जो पूरा एक अलग से इशू है। ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनका क्या फ्यूचर है, ईरान के मुंजमद असासे उनका क्या बनना है। तो ईरान को वो लेवरेज चाहिए और उस लेवरेज को लेकर वो मुज़ाकरात की बेस पर बैठना चाहता है। अच्छा, यही आलम अमेरिका के, वहां भी अमेरिकी सदर जो है वो किसी तौर पर भी ये नहीं अपनी आवाम को तासुर देना चाहते कि यहाँ पे ईरान की फतह हो गई है या अमेरिका को जीत नहीं हुई, शिकस्त नहीं हुई तो जीत भी नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है कि जंग में जो भी सियासतदान या जो भी हुकूमत किसी भी जंग हारती है या कामयाब नहीं निकलती तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल रहता नहीं है। तो अब ये इस टेंशन में दोनों ममालिक ये काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये फिर से बैठेंगे मुज़ाकरात की मेज पर। अच्छा, फिर कोई एग्रीमेंट होगा, लेकिन ये लो ग्रेड किस्म का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक कोई ट्रस्ट आपस में और रजा साहब आप इस स्टेटमेंट को ट्रस्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि ही इज एक्चुअली सीरियस व्हेन ही सेज कि 20% मैं टॉल ले लूंगा, या फिर आपको लगता है रेटरिक है सिर्फ? देखिए, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप की कितनी बातें थी जो कि रेटरिक ही साबित हुई है। उसने ये भी कई बार कहा है कि जी हम जंग जीत गए हैं। उसने कहा मैं ईरान की जो सिविलाइजेशन है उसको तबाह कर दूंगा, मैं ईरान को इतना मारूंगा कि वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कई वो जिसे कहते हैं बढ़के मारते हैं। क्योंकि देखिए, उनकी भी एक डोमेस्टिक ऑडियंस और जो उनकी वोटर बेस है वो उन्होंने वहां भी तो उनको मुतमईन करना है। क्योंकि अमेरिका में भी तो एक भौंचाल सा है कि अमेरिका में जो रवायती हल्के जो कि जंग और इस तरह के मुतल्लिका अमूर के बारे में कुछ राय रखते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने अमेरिका को ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसने सुपर पावर का स्टेटस खत्म कर दिया है। उसकी जो अपनी सपोर्ट बेस है वो कहती है तुम इस पे गए क्यों हो इस जंग में जहां पे अरबों डॉलर खर्च हुए, क्योंकि तुमने तो ये वादा किया था कि तुम कोई जंगे नहीं करोगे। तो अब ये एक अजीबो गरीब सियासी भूचाल भी आया हुआ है। मेरा ख्याल है, जाती राय हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये इसमें रेटरिक ज्यादा है और अमलन क्योंकि अमलन अगर कुछ कर सकता होता अमेरिका तो काफी महीनों से आबना हॉर्मोज को बंद कर रखा था, फरवरी से ईरान ने। तो अगर उनके पास कोई इस तरह का मिलिट्री ऑप्शन होता तो मुजम्मिल वो कर पाते ना। उनको एमओयू दस्तखत करने की क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी? एग्जैक्टली, अगर और कार्ड्स होते तो उसको प्ले करते ना कि नेगोशिएट करते।